नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, जहां बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार के 20 साल बनाम तेजस्वी यादव के 20 महीने का नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही थी, वहां पर विकास बनाम बुर्का की भी बहस छिड़ गई है। पोलिंग बूथ पर बुरके वाली वोटर की पहचान के लिए आंगनवाड़ी सेविकाओं की तैनाती के चुनाव आयोग के फैसले का आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी ने खूब विरोध किया। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विरोध पर विकास बनाम बुर्का का मुद्दा उठा दिया है। बिहार में योगी के शब्द हैं कि उन्हें विकास नहीं बुर्का चाहिए, ताकि फर्जी वोटों को डालकर गरीबों, दलितों के हकों पर डकैती फिर डाली जा सके। सवाल यह है कि क्या बुर्के पर योगी आदित्यनाथ की इस दहाड़ से विपक्ष विकास के मुद्दे पर बैकफुट पर आ रहा है? बिहार में लालू युग को एनडीए जंगल राज कहता है। क्या बुर्के पर योगी का यह पलटवार उसी नैरेटिव को मजबूत कर रहा है? बुर्के वाली वोटर की पहचान पर क्या विपक्ष का विरोध वोट बैंक की मजबूरी है, जिस पर योगी आदित्यनाथ को मौका मिला है? योगी आदित्यनाथ जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो क्या एक बार फिर से ऐसे मुद्दे हावी हो रहे हैं? बुर्के पर आर पार योगी की हुंकार, यही है हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। समाजवादी पार्टी हमेशा इस प्रकार के बातों को करके प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का असफल प्रयास कर रही है। उनकी जमीन खिसक चुकी है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे करना वो इस संविधान के भी खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन गया, भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। कि बिहार की बदहाली के अंत की शुरुआत 14 नवंबर को होने जा रही है। हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अनुप्रिया यादव, प्रवक्ता जेडीयू की जुड़ रही हैं। कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ गई हैं हमारे साथ। वारिस पठान हमारे साथ, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, इस विषय पर जुड़ गए हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, ये कांग्रेस और आरजेडी वालों को विकास नहीं बुर्का चाहिए, ये कैसे पता चला योगी जी को? क्योंकि हमारा अलायंस सिम वाला अलायंस है। सिम का मतलब है एस से सुशासन, आई से ईमानदारी और एम से महिला सशक्तिकरण। दूसरा अलायंस है वो डिम वाला अलायंस है। इसीलिए डायनेस्टी, इनफाइटिंग और माफिया, रंगदारी, जंगलराज वालों ने ओसामा शहाब को अपना पहला सिंबल सौंपा। हमने एक दलित महिला को अपना पहला सिंबल सौंपा। इनके जंगलराज के 20 साल में, 15-20 साल में 2% की ग्रोथ रेट थी, आज 12% तक की ग्रोथ रेट आई है। इनके पूरे 15-20 साल में 1.5 लाख टॉयलेट बने, हमारे यहाँ पर 1.5 करोड़ टॉयलेट बने। तो मोहित को भी मिला और मोहम्मद को भी मिला ना टॉयलेट। टैप वाटर कनेक्शन 1.5 लाख के करीब थे, वो 1.5 करोड़ तक पहुंचे। तो हमारे यहाँ पे शिल्पा को भी मिला और सुल्ताना को भी मिला ना। इनके यहाँ पर जिस प्रकार से विकास के ऊपर जंगल राज छाया रहा, तो उससे हिंदू भी प्रताड़ित हुआ, मुसलमान भी प्रताड़ित हुआ। और चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी ये समाजवादी पार्टी, जिसका बिहार में कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन कमीशन का बहुत साफ है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, रूल 34, 35 और 60 सेक्शन आरपीए का। जो भी वोट करने जाएगा, जो भी महिला हो,
हिंदू हो मुस्लिम हो उसकी चेकिंग होगी और एपिक कार्ड के साथ वेरीफाई किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जिसका बिहार में कोई स्टेक नहीं, एक पत्र लिखती है कि अगर पर्दा नशीन हो तो उसकी चेकिंग ना करवाई जाए। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो आंगनवाड़ी की सेविकाएं होंगी वो सबका वेरीफाई करेंगी, घूंघट हो या पर्दा नशीन हो दोनों का वेरीफाई। घूंघट वालियों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, केवल एक सांप्रदायिक नजरिया, कम्युनल नजरिया देखते हुए केवल ये बुरखे वाली को ही क्यों ये राहत मिलनी चाहिए कि उनकी चेकिंग ना हो और बाकी महिलाओं की हो। अगर आपको निजता का अगर चिंता थी महिलाओं की तो दोनों के लिए बोलते, नहीं बोला। ये वही पार्टी है जिसने तो मुस्लिम आतंकियों को राहत मिलनी चाहिए कोर्ट में कहा था, तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए रोक लगा दी थी। तीसरी बात, आखिरी बात, एक समय पर गांधी मैदान में जो संविधान बचाओ के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे देकर जमा हुए थे, वो इस बार किस लिए जमा हुए? इमारते शरिया के कार्यक्रम में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित कानून, जो पार्लियामेंट द्वारा अनुमोदित वक्फ का कानून, उसकी पैरवी न करते हुए शरिया की पैरवी करने के लिए कौन? वही लोग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज सामने बात निकल कर आ गई है कि हम विकास के साथ है। ये विभाजन, आखिरी बात 10 सेकंड में बोलता हूं, ये विभाजन के बीच में आपको एक उदाहरण और देता हूं। अंजना जी, हमारे देश में सभी भाषाओं का सम्मान है। तमिलनाडु में जहां पर कांग्रेस डीएमके की सरकार है, जहां पर डीएमके के लोग क्या क्या नहीं बोलते हिंदी भाषी लोगों के लिए, वहां पर एक बिल लाया गया है कि हिंदी भाषा को प्रतिबंधित करे। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिल लाया गया है कि हिंदी लैंग्वेज शुड बी प्रोहिबिटेड इन तमिलनाडु। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ये लोग विभाजनकारी एजेंडे के साथ नहीं है तो एक बार बता दे कि डीएमके की सरकार से कब रिश्ता तोड़ेंगी कांग्रेस पार्टी? पहले कंचना जी बोले, उसके बाद से मैं आपके पास फौरन आऊंगी सापरा साहब। कंचना जी, 3 बातें, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर ये मुद्दा कई जगहों पर उठा रहे हैं और हमने दिखाया भी कैसे तालियां बज रही थी जब वो ये कह रहे थे कि विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। 2 बातें, सबसे पहले तो यही कि क्या बुर्का हटाकर उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए वोटर की, इसमें चुनाव आयोग ने क्या गलत किया है? दूसरा, ओसामा साहब, यही बार बार वो कह रहे हैं कि भाई ओसामा जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं उसको पहला पार्टी सिंबल देकर आप लोग भी ध्रुवीकरण का एक संकेत दे रही हैं। दोनों पर आपका जवाब। और वो कह रहे हैं कि हम मोहित को भी देखते हैं, मोहम्मद को भी देते हैं, और क्या बोला है, सुनीता को भी और सुल्ताना को भी। ठीक है, हाँ, वो सबसे पहले तो मेरा सुन ले, सबसे पहले तो मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही है कि जब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर हम उनसे फोटोज मांगते हैं सीसीटीवी के, तो कहते हैं आपकी बहनों माताओं की इज्जत का सवाल है, फोटोज नहीं दे सकते। अरे ये कह देते कि हाँ फोटोज हम देंगे, बस सिर्फ महिलाएं देखेंगी। हाँ, ये सवाल जरूर है। और कब नहीं रहा है अंजना जी, आप बताइए ना। हम भी तो सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले घुसपैठिए का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परोस कर देती है, कहती है ये लीजिए और जाइए बिहार में घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्लाइए, ये आपका मुद्दा है। फिर वो फेल हो जाता है जब चुनाव आयोग खुद जवाब नहीं दे पाती है कि बिहार में घुसपैठिए कितने मिले। अब जब चुनाव आयोग ने बुर्का की भी बात की, पर्दा की भी बात की, ये आपके कार्ड से मैच कराया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी को आकर स्पेसिफिक बुर्का पे ही क्यों बोलना पड़ता? वो तो यह भी कह सकते थे ना कि पर्दा को बताइए, जो फोटोज नहीं दे सकते अब बुर्का, वो पर्दा हटा हटा के वो देखेंगे। अब बहनों और माताओं की इज्जत का सवाल नहीं है। हमें सीधा लगता है और साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों का दिवालियापन इनके पास आ चुका है। ये कभी घुसपैठिया ढूंढेंगे जो मिलेगा नहीं और कहेंगे विपक्ष घुसपैठियों से वोट दिलाना चाहता है, फिर ये बुर्का झांकने तक पहुंच जाएंगे। भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन नहीं चाहता? आइडेंटिटी कार्ड मैच होना चाहिए, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर यह मुद्दा बनाना पड़े तो समझिए कि आप लोग के पास कितना दिवालियापन है। बात आप आ जाइए जी। घुसपैठिया, बुर्का, योगी फैक्टर का यही अर्थ रह गया है क्या? बटेंगे तो कटेंगे। हाँ अंजना जी, जब हम कहते हैं कि देश में घुसपैठिया नहीं होने चाहिए तो इन लोगों के मन में ऐसी क्या बीमारी है कि वो सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया मानते हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि एक धर्म से आते एक मजहब से आते घुसपैठिया। उल्टा जिन लोगों ने कहा घुसपैठिया को गैस सिलेंडर दे दो, जिन लोगों ने कहा कि घुसपैठियों को हटाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, जिन लोगों ने कहा सैयदा हमीद जैसे लोगों ने या सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने कि घुसपैठिया आ गए तो उनको रहने दो, वो लोग एक्चुअली प्रूव कर रहे हैं कि घुसपैठिया हो सकता है वोट बैंक के लिए उनको संरक्षण दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि चलिए पार्टी 9th फेल के नेतृत्व में हो, पर कम से कम PhD स्कॉलर बनकर कोई अगर डिबेट में आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन नहीं तय करता कौन घुसपैठिया, इलेक्शन कमीशन संदिग्ध वोटर तय करता है। उसके बाद MHA तय करेगा कि घुसपैठिया कौन है, सारे कागज और सारे प्रमाण देखकर। और अभी तक जो 45-47 लाख नाम काटे गए, आज
फर्स्ट फेज नॉमिनेशन का हो गया है। कितनी अपील आई वोटर लिस्ट के खिलाफ अंजना जी जरा बताइए। एक को लिस्ट के खिलाफ एक को अपील नहीं आई, मतलब ये मान रहे हैं कि जिनको संदिग्ध कर निकाला गया है कहीं ना कहीं वो गलत वोट थे, उसको काटा गया। वो तीसरी आखिरी सेकंड राउंड भी मिलेगा, सेकंड राउंड मिलेगा प्लीज। शहजाद जी बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। कंचना जी छोटा सा रिस्पॉन्स। उसामा साहब पे कुछ नहीं बोला, वो कह रहे हैं हमने दलित महिला को पहला सिंबल दिया, आपने उसामा साहब को दिया। मैं बताऊं इन्होंने किसको दिया? इन्होंने अनंत सिंह को दिया। मोकामा से जाके सबसे पहले उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। मुंह ज्यादा ना खुलवाए, नहीं तभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना उनके लिस्ट निकालेंगे। ओसामा क्या है? ओसामा अगर बाहुबली होते और गुंडा अपराधी होते ना तो आप उनको ऐसे बोल नहीं पाते। पलट के आपको एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो, और यही सबूत है कि गुंडा और अपराधियों को टिकट देने वाले आप लोग। मैं नाम गिना दूं, लेकिन खैर छोड़िए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ ना कि कहां तक सोते रहे आप? कितने घुसपैठिए निकाले? आप जवाब दे दीजिए। जवाब आपके पास तो कतई नहीं है, बुर्का में झांकिएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आप लोग खुद कहते हो कि हम फेल हो चुके हैं, घुसपैठिए हमारे रहते देश में घुस गए और घुसपैठियों को मैंने निकाला। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है कि आप ही लोगों ने नैरेटिव फैलाया था कि बिहार में घुसपैठिए मिल गए। किसके? बीएलओ के सहारे। पूरे हर न्यूज चैनल पर चल रहा था बिहार में घुसपैठिए मिल गए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री यहाँ मत झाड़िए, नहीं तो 7वीं पास का जो नॉमिनेशन कराया है ना बिहार में, वो भी सामने आ जाएगा। डिग्री बता नहीं पाइएगा आप लोग। और एक मंत्री थी रिटायर हो गई, उनकी भी डिग्री आज तक ठीक है। चरण सिंह सापरा साहब देखिए, सामान्य ज्ञान यही कहता है हर वोटर की पहचान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। और पर्दा नशी, बुर्का नशी का भी पहचान की बात हो रही है। तो ऐसे में इसका विरोध करना ही कहीं आपको नहीं लगता है कि एक मौका दे गया बीजेपी को कि इसको इशू बनाए? इसका विरोध क्यों करना है? किस ग्राउंड पे करना है? हज में दिखाते हैं, पासपोर्ट में दिखाते हैं, आधार कार्ड में दिखाते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडाई रहा है हर चुनाव के अंदर। ये विकास की बात नहीं करेंगे। 20 साल से इनका शासन प्रशासन है। विकास का रिपोर्ट कार्ड देने का समय आता है तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये बुर्के की बात करेंगे। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बुर्के की बात करेंगे। ये समाज सेवा की बात या समाज सेवा में किए गए कार्यों की बात कभी नहीं करेंगे। ये मात्र ध्रुवीकरण करना चाहते। ये कोई नया किस्सा नहीं है। इससे पहले चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की भी बात हुई जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने की, टोपी से पहचानने की बात हुई, रामजादे हरामजादे की भी बात हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र रहता है कि विकास के नैरेटिव, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं है, विकास के नैरेटिव से बदल करके इसको ध्रुवीकरण के नैरेटिव पर ले जाए। ना ये बेरोजगारी पर बोलेंगे, ना ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। भ्रष्टाचार के इतने प्रश्न बिहार के अंदर उठे हैं नीतीश कुमार की सरकार पर और बीजेपी की सरकार पर। जो कैग ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर ये उत्तर क्यों नहीं देते हैं? जो अडानी को 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में देना चाह रहे थे ये, या दे दी है उसको, तो उसके ऊपर ये उत्तर नहीं देते। वो क्या सदाचार है? वो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और फिर जो सम्राट चौधरी पर लगे आरोप है, या अशोक चौधरी पर लगे हैं, या दिलीप जायसवाल पर लगे हुए आरोप है, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल सकती है। इनके तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 दिन में 12 पुल गिर जाए तो भी इनकी जुबान नहीं खुलती योगी आदित्यनाथ की। और 2 साल में अगर 32 पुल गिर जाए तो भी वो भ्रष्टाचार नहीं होता है। इनके पास तो ऐसे चूहे हैं जो 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं, और ऐसे चूहे हैं जो 1100 करोड़ का अनुप्रिया जी को दिखाइए। शहजाद जी थोड़ा सा रुक जाइए। योगी आदित्यनाथ बात करेंगे बुर्के की। अनुप्रिया जी, हाँ ठीक है, इसका जवाब दीजिए। इन मुद्दों पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? और वो बार बार जो कंचना जी कह रहे हैं कि बुर्के में झांकना चाहते हैं ये लोग, जेडीयू वाले चाहते हैं ये सब हो? अंजना जी, कांग्रेस ने एक चलन लाया है पूरे देश में कि झूठ बोलो कि राजनीतिक करो, और कांग्रेस के 5 चिन्हों पर उनके सहयोगी दल चलना चालू कर दिए। इनको बहुत मजा आ रहा है कि विदेश में कभी कह देंगे कि ईवीएम में चोरी होती है, वोट चोरी हो जाती है, ईवीएम खराब हो जाता है, कभी कहेंगे संविधान खतरे में हो गया है। और इसी नैरेटिव पे इनको जो बहुमत मिली है 99 पे, जिसपे आउट हो गया है चरण जी, इसी नैरेटिव पे आजकल कंचना जी भी चलना चालू कर दी। देखिए, विपक्ष ने ये नैरेटिव उठाया है। इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन की बात की, एसआईआर की प्रक्रिया की, इनको इसमें आपत्ति है। ये कहते हैं ना भैया, ये फेयर इलेक्शन नहीं चलेगा, हमारे वोटरों को आपने नाम काट दिया है। अभी तक नहीं बता पाए इनका वोटर कौन था। वो जो 65 लाख, जो 6 लाख नाम काटे गए, वो कौन थे, ये अभी तक ये नहीं बता पाए इनके कौन लोग थे। अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। दूसरी बात, एक कहावत है ना कि इनकी बात ये हो गई कि अंजना जी, इन्होंने कहा कि भाई बिहार में
चूहों की बात कर रहे हैं, लेकिन चारा की बात नहीं करते हैं। जो चारा को खा गए इनके बारे में बात नहीं करते। और मुझे लगता है कि अब चिंतन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसीलिए आजकल कांग्रेस से, आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। बुर्का झांकने की बात क्यों करते हैं? बिहार में सब क्या कहा गया? बुर्का की बात की गई, पर्दा की बात की गई है। चरण जी, आपको पता होगा कि बिहार की जमीन है जहां पे हिंदू महिलाएं भी पर्दा करती हैं, और उनकी स्मिता के ख्याल रखते हुए यहाँ जिनको लगाया गया है वह बिहार की ही महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप फेयर इलेक्शन चाहते कि नहीं चाहते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो चलेगा उसमें जो नियमावली होगी उसका आप विरोध करेंगे, तो थोड़ा विरोध आप यहाँ भी कीजिए कि एयरपोर्ट पे हम जाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम आधार कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। झूठ की राजनीति करने से ये आप समझिए, क्योंकि बिहार की राजनीतिक में बिहार की जनता जानती है कि जहां विकास हो रहा है, झूठ की खेती करने वालों को बिहार की जनता ने कब का आउट कर दिया, और हम नहीं आउट करेंगे। अंजना जी, इनके नेता ने जमीन छोड़ के भाग गए, देश छोड़िए विदेश चले गए। अब कहें कि इनको पता है कि ना गठबंधन साथ में है, ना कार्यकर्ता साथ में है, ना जनमानस साथ में है, तो ये मान के चल रहे हैं कि बिहार में जो विपक्ष की राजनीतिक खतरे में, एक बार वारिस जी भी बोल रहे हैं। हाँ, वारिस जी राजनीति जो खतरे में, वारिस जी का डेब्यू कराइए भाई डिबेट में। हाँ, वारिस जी के बाद में एक सुर चालू हो जाएगा। एकदम आपकी दिल की ख्वाहिश पूरी करने वाली बातें कर रहे हैं योगी जी बिहार में आके। पूरा सीमांचल पे स्पीकर पे सुनाइएगा सबको। अरे अंजना जी, जिस तरह आपने सबको मौका दिया बोलने का अनइंटरप्टेड, मैं चाहूंगा मुझे भी एक थोड़ा सा मौका दे देंगे अनइंटरप्टेड, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब देखिए अंजना जी, जब जब बीजेपी डरती है ना, मुसलमानों को बदनाम करती है। अब ये बुरखा लेकर आ गए, क्योंकि पूरी तरह ध्रुवीकरण करना है इनको। इनके पास डेवलपमेंट विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब पाकिस्तान आ जाएगा, शमशान कब्रस्तान आ जाएगा, मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या आ जाएगी। जबकि खुदा पहाड़ निकला चूहा, आपने देखा क्या आया उसमें, घुसपैठिए घुस गए, लाखों की संख्या में आ गए। सबने बोल दिया था एसआईआर के अंदर, निकला कुछ भी नहीं। अब मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या, जबकि डेटा बताता है टीएफआई रेट मुसलमानों के अंदर गिरता जा रहा है। तो तमाम चीजें ये लेके आ जाएंगे, पूरे इलेक्शन को पोलराइज करेंगे और ध्रुवीकरण की राजनीति करके ये सोचेंगे कि हमको इसका फायदा हो। जब अगर इस वक्त जनता समझदार हो गई है, डेवलपमेंट विकास के नाम पे क्यों बात नहीं करा योगी ने वहां पर आकर? क्यों? उनके पास तो मुद्दा ही नहीं। योगी की तो पॉलिसी ठोक डालने वाला, बुलडोजर उड़ा दो, सबके घर पे मुसलमानों के चढ़ा दो। सुप्रीम कोर्ट के जज की अवमानना करते हैं, उनकी बात क्या बोलेंगे अंजना जी, आपको बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फिर भी योगी जी चलवा रहे। तो वो योगी आके वहां पे बुरखे की अगर बात करे तो उसकी मान्यता मैं तो समझता हूँ किसी को उसको घास भी नहीं डालना चाहिए। और बुरखे की जब बात आई तो मैं बताऊंगा, पर्दा नशी वर्ड लिखा है, घूंघट नशी लिखा है क्या कहीं? क्या हमारी हिंदू बहनें घूंघट पहन के नहीं जाती वोट डालने के लिए? और पर्दा नशी वुमेन का चेहरा उठा के देखेंगे आंगनवाड़ी की महिलाएं। अरे भाई साहब, जब आपके पास से सीसीटीवी फुटेज मांगा था, इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। अब हमारी महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। आप उनके बुर्खा उतार के चेहरा देखोगे तो क्या ये सही है अंजना जी? आपको भरोसा नहीं है क्या उनके पास? जब उनके पास इलेक्शन की पर्ची, तो क्या होता है वारिस जी? आई ऑब्जेक्ट टू दिस। बुरके उतार के चेहरा देखोगे, बुरके उतार के क्या होगा? मतलब आपको कब तक डराते रहिएगा मुसलमानों को देश में? सर, सब अपना दम से अपने चयन करते हैं, अपना वोट डालते हैं, चुनते हैं कि कौन सरकार को चलाएगा। जबरदस्ती का उनके बिहाफ पर आप बने पड़ते हैं वो कि भैया सब पीड़ित हैं, उनका तो बर्बादी हो गई, विक्टिम विक्टिम विक्टिम। डराई कितना डराइएगा? अरे आंगनबाड़ी वर्कर इसलिए है ताकि उनको दिक्कत ना हो। मतलब महिलाएं रहेंगी तो चेहरे की पहचान कराना आसान हो, ताकि कोई पुरुष ना सामने में हो। नहीं, आप गलत बोल रहे हो। ये हमारी महिलाओं को डराने की साजिश है कि आप जाएंगे, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं डराने के लिए आपके चेहरे से नकाब उठाया जाएगा ताकि हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो, वोट न डाला जाए। इस वजह से ये साजिश चलती जा रही है लोगों की। अंजना जी, आप क्या बोल रहे हो? क्यों घूंघट नशी का नाम नहीं डालते हमारे? ठीक है, वारिस जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन शुजा जी। देखिए, ऐसा है, यहाँ पर जो बीबीसी बुरखे पर भड़काने वाली कमेटी जो बैठी है, बीबीसी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के आजम खान केस में जब बोला था कि बुरखा उठाकर चेकिंग होगी वोटर की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बुरखा उठा कर लोगों का ध्रुवीकरण करा रहा था या मुसलमानों को डरा रहा था क्या? दूसरी बात, अंजना जी, मैं आपका शो देखता भी हूँ, आता ही नहीं, देखता भी हूँ। आपने 2-3 दिन पहले वो अनुराग भदौरिया, हमारे हरे कुर्ते वाले बैठे थे, तो आपने उनको समाजवादी पार्टी का लेटर दिखाया और बोला बताओ घूंघट कहाँ लिखा है, अनुराग बताओ। तो उनका पूरा शरीर हिलने लगा, पर एक भी बार बता नहीं पाए कि घूंघट किधर है उसमें। आप दोनों का जिक्र करते ना, आप तो बहुत सेक्युलर है, आपने केवल बुरखे वाली को एक रिलीफ मिले और घूंघट वाली के बारे में एकदम चुप। हम तो कह रहे भाई दोनों की चेकिंग हो, जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के
रूल है उसके साथ, पर उसके ऊपर आप लोग बवाल सांप्रदायिक दृष्टि से। चलिए हम सांप्रदायिक है ना अंजना जी, एक चैलेंज देता हूं। मेरी पार्टी बोलती है यूसीसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्रिमिनल कोड यूनिफॉर्म है। इनकी पार्टी है क्या साथ में? मेरी पार्टी बोलती है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट द्वारा वक्फ का कानून जो है वो होना चाहिए, ये शरिया की वकालत करते हैं। और आखिरी बात, ये जो अलायंस है ना, बीबीसी अलायंस, अब इनका जो फर्जी बुर्का हिपोक्रेसी का वो उठाता हूं। कांग्रेस की साथी है ना उद्धव सेना का बयान है बुर्का तो पूरा बैन हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना है। श्रीलंका में एक बैन लगा था तो उसके बाद सामना में बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखा था इन लोगों ने कि ये बुर्का जो है ये नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, इसको बैन कर दो। और मैंने जो स्टार्टिंग में एक पॉइंट रेज किया अंजना जी, हिंदी पर बैन जो डीएमके की सरकार ने प्रपोज किया, इस पर ये तीनों लोग चुप है, ये कांग्रेस भी चुप है और ये डीएमके की साथी आरजेडी भी चुप है, और चलो वारिस भाई तो वैसे भी उर्दू की वकालत करते हैं, उनको तो हिंदी से कोई लेन देन नहीं, वो भी चुप है। जवाब दीजिए इसका वारिस जी, छोटा सा, एकदम छोटा सा। और पर्दानशी का है, पर्दानशी में तो घूंघट भी आता है। कानून के कानून के इतने बड़े रक्षक बन गए। मैं तो बोलता हूँ कानून की आप पालन करो, संविधान का आप कब मानते हो? संविधान का तो अपन रात दिन करते हो और आप यहाँ पे बात कर रहे हो, संविधान हमको सिखा रहे हो। आप संविधान में लिखा है बुलडोजर जाके चलाने का, ड्यू प्रोसीजर लॉ फॉलो किए बिना चला देने का, ठोक तालुओं वाली पॉलिसी संविधान में लिखा है क्या अपनाने का? संविधान में ध्रुवीकरण की राजनीति लिखा है क्या? फ्री एंड फेयर पोल होना चाहिए ना, डेवलपमेंट विकास के ऊपर पोल होना चाहिए, क्यों नहीं कराते आप लोग? क्यों सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान करके बुर्खा लाके उसी के ऊपर पुल कराना है? मुसलमानों को बदनाम करके आपको वोट देना है क्या? सिर्फ मुसलमानों को गाली करके अपनी राजनीति चमकाना है क्या आप लोग को? बताओ ना विकास के नाम पे क्या किया आपने बिहार के अंदर, बताओ। मैं सवाल करता हूँ आपके साथ, कुछ भी नहीं। आप तो कानून कायदे की पालन की बात मत ही करो। जिसने कहा बुरखे का ना उद्धव ठाकरे, वो कांग्रेस के साथ मिले हुए, हमारे साथ नहीं। हमारी लड़ाई तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, समाजवादी सबके साथ है। आप लेटर लिख रहे थे आरजेडी को, हमको ले लो साथ। चिट्ठी लिख रहे थे वारिस जी, क्या गजब आदमी है भाई। तो सापरा साहब की पार्टी और कंचना जी की पार्टी तैयार ही नहीं होती आपको छूने के लिए, पॉलिटिकली सबने आपको अनटचेबल बना दिया है। अंजना 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड मैं लौट रही हूँ जल्दी से। सापरा साहब आपका कमेंट, सापरा साहब आपका कमेंट। चाहे आप कितना भी कहें ये मुद्दा है वो मुद्दा है, लेकिन जब भी बुर्के को लेकर विरोध होता है, मैं आप वापस उसी सवाल पर आ रही हूँ, क्योंकि इसमें विरोध करने का कुछ है ही नहीं। हज में दिखाना ही पड़ता है चेहरा, पासपोर्ट के लिए चेहरे की फोटो खींची जाती है, वैसे ही अगर आप आधार बनाते हैं उसमें भी फोटो होते, भाई राशन कार्ड सब चीज में फोटो तो लगती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भारतीय नहीं, प्रॉब्लम इतना ही है कि निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो इनको एक मुद्दा परोस करके निर्वाचन आयोग देती है, ये उसके ऊपर आगे घुसपैठिया या इस तरह के बुर्के की बात। अरे आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, फिर ये नफरत का विकास क्यों करने लगते हो? मैंने इससे पहले कम से कम 8 या 10 मैंने ऐसे मुद्दे बताए जहां पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है इनके नेताओं पर, इनकी सरकार पर। उसका ना तो जेडीयू के प्रवक्ता ने उत्तर दिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तर दिया। मैं और पूछ लेता हूं, भाई इनके यहीं पर इनकी सरकार में एक कर्मचारी के घर में 10 करोड़ के नोट जले हुए मिले, उसका उत्तर कौन देगा? एक पटना मेडिकल कॉलेज का जो कर्मचारी है उसके घर पे 2.5 करोड़ रुपया जला हुआ मिला है, उसका उत्तर कौन देगा? इनके पास में इन सब मुद्दों के, जनता के मुद्दों की बात करने के लिए समय नहीं है इनके पास में, ये इधर उधर की बात करेंगे। और इनको ये भी पूछना चाहूंगा, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया कि सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी पर, मंगल पांडे पर इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं जेडीयू की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार में सुशासन बाबू है, 2005 में इन्होंने जीतन राम मांझी का इन्होंने इस्तीफा लिया था कि नहीं लिया था भ्रष्टाचार पर? इन्होंने रामानंद प्रसाद सिंह का इस्तीफा 2008 में लिया, अवधेश कुशवाहा का इस्तीफा 2015 में लिया, मंजू वर्मा का 2018 में लिया, मेवालाल चौधरी का 2020 में लिया। तो नीतीश कुमार जब भ्रष्टाचार के मुद्दों पर इस्तीफा लेते रहे हैं तो अभी काहे डर रहे हैं? ठीक है, अनुप्रिया यादव और कंचना यादव को दिखाइए एक साथ। तब डर काहे का? बोलिए अनुप्रिया जी, इस पर दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों से भटकाने के लिए सब फेंका जा रहा है शगुफा। नहीं, मुद्दे से तो बिहार की जनता को कांग्रेस भटका रही है। अगर इतना ही बड़ा मुद्दा है आपके पास में और तथ्य आपके पास में है, तो टीवी चैनल पे हल्ला मचाने से अच्छा है कि आप जाइए कोर्ट में, आप केस कीजिए। इनके पास कोई तथ्य नहीं है। और जिन बातों का आप पूछ रहे हैं ना कि हम नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा लिया था, वो साक्ष्य के आधार पे लिया था। आपके नैरेटिव बनाने से बिहार की जनता ने ये तय नहीं करना है कि कौन अपराधी है। और 70,000 का बात करें, पूछिए अंजना जी, ये सीएजी के अध्यक्ष कौन है? विपक्ष के नेता, आरजेडी के नेता है।
वो अगर इतनी ही देरी हो रही थी और इतना ही फर्क हो रहा था तो बताते बिहार की जनता को। ये झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास नहीं कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, आपकी झूठ की राजनीति में नहीं फंसेगी। दूसरी बात, आपने कहा कि घोटालों की बात है, आप बताइए ना किस घोटाले के डर से आरजेडी के साथ आप नहीं रह रहे? आप मान रहे हैं ना कि चारा चोर वाले के साथ आप नहीं रहेंगे, आप जनता की कमाई लूटने वाले के साथ आप नहीं रहेंगे, आप लैंड फॉर जॉब वाले के साथ नहीं रहेंगे। यही तो कारण है ना कि आज बिहार में आज पहले चरण की नॉमिनेशन के अंतिम दिन के एक अगले दिन के बाद हम लोग हैं और अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं आपका सहयोग की तरह साथ में होगा कि नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। अगर आरोप आपने सिद्ध कर दिया तो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी सप्रा जी 2 लाइन का रिस्पांस मुझे कंचना जी से जवाब लेना। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर भ्रष्टाचार के जो आरोप है आरजेडी के पर इसी वजह से आप लोग अलग लड़ रहे हैं। अब तो IRCTC स्कैम में भी जो आरोप है वो फ्रेम हो गए हैं कोर्ट से। पांच पूर्व मंत्रियों का इस्तीफा नीतीश कुमार लेते, क्या वो कोर्ट से ऑर्डर मिला था उनको? अभी ये हमको कहते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लाइए, ये पहली बात। दूसरी बात ये कहते चारा घोटाला बड़ी बड़ी बात करते, तो फिर नीतीश कुमार इतने ही नैतिकता उनकी बड़ी थी तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ में सरकार क्यों बनाई? अगस्त 23 को 2023 में उन्होंने सीबीआई पर भी कहा था कि भाई सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये स्टेटमेंट नीतीश कुमार का है कि नहीं? मैं तारीख बता रहा हूं। कंचना जी उसके बाद आ रही हूं, शहजाद जी उसके बाद तुरंत आ रही हूं। कंचना जी जो अनुप्रिया जी कह रही है उसका जवाब दीजिए। सीट अलाइनमेंट आप भी बैठ के कह रही थी, आपके अन्य जो प्रवक्ता थे वो भी कह रहे थे 48 घंटे बचे अभी तो हो जाएगा ऐलान, 24 घंटे बचे ऐलान हो जाएगा। टाइम निकल गया, पहले दिन बार का नामांकन। मैं उस पर जवाब दे रही हूँ, सीट शेयरिंग ही नहीं हो पाई। नहीं अनुप्रिया जी, आपसे भी एक मेरा सवाल है और शहजाद जी से भी एक सवाल है। पहला अनुप्रिया जी कि यही अंजना जी के मंच पर अमित शाह जी बोलकर गए कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे नीतीश कुमार, क्या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार? तो क्यों नहीं बन रहे? क्या नीतीश कुमार जी बीमार हैं, नीतीश कुमार जी होश में नहीं है, नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक नहीं है? उनकी छवि का उपयोग बस भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये आप देखिए। शहजाद जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन उसके बाद कंचना जी वो मिले भी नीतीश कुमार से और उन्होंने 2 बार कहा मैं हेडलाइन नहीं दूंगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। सीट शेयरिंग पर थोड़ा सा तो बोलिए, क्या हो गया, क्यों फंस गया? सीट शेयरिंग अगर नहीं होती अंजना जी, आप बताइए नॉमिनेशन कैसे हुआ होता? सारे फर्स्ट पेज के सीटों पर नॉमिनेशन हो चुका है और आप कह रही सीट शेयरिंग ही नहीं हुआ। बिना सीट शेयरिंग के कैसे नॉमिनेशन हो गया बताइए? लेकिन मुझे यही तो समझना है आपसे। एक सेकंड दिखाइए, इनको सारी सीटें दिखाइए जो हम लोगों ने अभी पूरा शो किया है। आपको सीटें बताते हैं कहां पर। सबसे पहले वैशाली की सीट, आरजेडी और कांग्रेस में सीट को लेकर वहां पर जंग है, दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आ जाइए बछवाड़ा की सीट जहां पर सीपीआई से अवधेश राय है, कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास है। गौरा बौराम जहां से आरजेडी और वीआईपी दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए। तो 4-5 सीट क्या 8-9 सीट ऐसी है, ये देखिए हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। बिहार शरीफ उमेर खान कांग्रेस से करते हैं, सीपीआई से शिव कुमार यादव। अब सीट शेयरिंग हो गई तो ये कैसे हो गया? सीट शेयरिंग हो गई, मैंने भी आपको पहले भी कहा था अंजना जी कि कुछ सीटों पर लेकर अगर चाहते हैं कि वो लड़े हम लड़े तो उस पर नॉमिनेशन हो गया है। नॉमिनेशन विड्रॉ करने का भी समय दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं कुछ संतों की बात करूंगी, मैं एनडीए की संतों की बात करूंगी। इतने बड़े महासंत है वो, महापुरुष है वो, बस 2-4 हत्या किए हुए हैं, 2-4 AK-47 लेकर चलते रहते हैं और कई साल जेल में रहे। ऐसे संतों को एनडीए ने टिकट दिया हुआ है। वो है अनंत सिंह, धूमल सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद को हमारे यहाँ जब वो थे तब वो अपराधी थे, इनके यहाँ चले गए, अभी वॉशिंग मशीन। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। अंजना जी देखिए, वैसे तो आज तक के अंदर ऐड दिखाने का बहुत पैसा लगता है, पर फिर भी मैं ये बाम है, जब कुटाई उटाई हो जाती है ना एयरपोर्ट पे तो ये लगाते तो राहत मिलती है। मैं लेकर आया हूँ ड्रामा कर रहे हैं महागठबंधन के लिए। अंजना जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, आप मुझे अपना मौका दीजिए। अंजना जी देखिए ना, जब पहले फेज़ की नॉमिनेशन फाइल हो गई तब तक हमारे सीट शेयरिंग हो गए, हमारे कैंडिडेट सभी पार्टी के अनाउंस हो गए, कौन कहाँ से लड़ेगा ये तय हो गया और हमारा सब कुछ तय है, एजेंडा तय है। इनके यहाँ पर पहली फेज़ की वोट जो नामांकन है वो तय होने के दिन पर भी कौन कितनी सीट लड़ेगा ये नहीं पता। वीआईपी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी मिलेगी, सीपीआईएमएल को कितनी मिलेगी, आरजेडी को कितनी मिलेगी, ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर तीनों ने एक एक प्रत्याशी उतार रखा है। और वहां पर तो पिता नामांकन देता है, बेटा
नेता वापस ले लेता है। फिर देखते हैं कि भाई और भाई साथ में नहीं हो पाते हैं, भाई और बहन की लड़ाई है। तारिक अनवर जो है कांग्रेस पर जो है पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, टिकट बेचे गए ये बोलते हैं। और एयरपोर्ट का तो वो देखा था ना, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। ये बाम जो है बहुत राहत मिलता है, महागठबंधन को ये लगाकर आराम करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं तो हैरान होता हूं कि क्या कॉन्फिडेंस लेकर सापरा जी आते हैं डिबेट में, और हमारे एमआईएम के भाई साहब भी। सापरा जी पहली बार लालू जी की कन्विक्शन 2013 में यूपीए की सरकार थी तब हुई थी कन्विक्शन, और 5 बार कन्विक्टेड है। आप भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। अलायंस ऑफ करप्शन बाय करप्शन फॉर करप्शन वाले जमीन से जुड़े हुए नेता जो लैंड के जॉब के लिए ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लैंड ले लेते हैं। दूसरे वाले हमारे भाई साहब का कॉन्फिडेंस देखिए एमआईएम वाले का। एमआईएम वाला संविधान समझा रहे हैं जिनकी पार्टी में मुस्लिमीन है। एमआईएम वाले सेकुलरिज्म समझा रहे जिनकी पार्टी में मुस्लिमीन है। भाई मैंने तो सीधा सीधा बोला कि यूसीसी के साथ है या आप बताइए कि आप पर्सनल लॉ के साथ है, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं। मैं बोल रहा हूं कि वक्फ के कानून के साथ है या इमारत शरिया के कानून के साथ है, कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। मैं बोल रहा हूं मुस्लिम रिजर्वेशन की सब पैरवी करते, सब खिलाफ है संविधान के और अंबेडकर जी के। एएमयू में रिजर्वेशन काटकर एससी एसटी ओबीसी का मुसलमानों को दे दिया वोट बैंक के नाम पर, ये लोग बोलते हैं। और आखिरी बात कंचना यादव जी, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं, ये तो बता दीजिए कि आपके तेजस्वी जी को ये चरणजीत सापरा मानने को तैयार है चेहरा? नीतीश जी का, अंजना जी का जो बयान था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अंजना टू अमित शाह जी, अगर एनडीए की सरकार बनी तो क्या नीतीश जी को सीएम बनाएंगे? अमित शाह टू अंजना जी, मैं कौन होता हूं भला बनाने वाला, विधायक बैठकर तय करेंगे। अंजना टू अमित शाह जी, अरे अगर आपकी सीटें ज्यादा आ गई, बीजेपी की आ गई तो? अमित शाह टू अंजना जी, बीजेपी के आज भी विधायक ज्यादा है, वो हमारा चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे, इसमें क्या कंफ्यूजन है? अब बताइए तेजस्वी चेहरा है क्या? ये अंजना जी ये बहुत अच्छा काम करता है। सापरा जी, दोनों मुद्दों पर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें वायरल हुई कि कैसे नेता को आपके भागना पड़ रहा था और जो लड़ाई कुटाई हो रही थी। ये भी सच है कि नीतीश कुमार के घर के बाहर विधायक बैठे हुए हैं धरने पर, लेकर आए हैं आपके लिए दवा की परेशानी जो हो रही है। लेकिन सवाल है कि गठबंधन में फेलियर, दूसरी तरफ तेजस्वी का नाम कहाँ ले रहे हैं राहुल जी? अब तेजस्वी से बड़ा कोई नेता है क्या महागठबंधन में? उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? पहले तो ये महाभ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे ने जो भ्रष्टाचार पर कहा उसका मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। सारे भ्रष्ट नेता जब दूसरी पार्टी में होते हैं तो वो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनकी पार्टी में आते हैं तो वो सदाचारी हो जाते हैं। हेमंता बिस्वा से शुरू करेंगे, उनको ये पानी चोर कहते थे। शुभेंदु अधिकारी को क्या गलियाते थे, बाद में बीजेपी में आ गए तो वो पाक साफ हो गए। नारायण राणे हो गए, अशोक चौहान हो गए, ऐसे अनेकों नेता। और ये हमको भ्रष्टाचारी का पाठ ये हमको पढ़ाते हैं। छोड़ दीजिए इस बात को। आप जहां बात कर रहे हैं कि जो मान मुनव्वल या जो जिस तरह के झगड़े की बात कर रहे हैं, तो इनको याद दिलाना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह ने, अरे सुनिए, गिरिराज सिंह ने तो कल परसों ही कहा कि बीजेपी मुगालते में न रहे, गफलत में न रहे, गिरिराज सिंह ने कहा। और आप ही के बीजेपी के एमएलए राम सूरत सिंह कुर्ता फाड़ आंदोलन किया, नंगे होकर के उनके कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, भूल गए? जेडीयू के एमएलए जो है गोपाल मंडल मुख्यमंत्री के घर के बाहर 2 दिन बैठे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी अनुप्रिया जी, जल्दी से अनुप्रिया जी, नीतीश जी को लेकर जो प्रश्न है कंचन यादव जी का, उसका जवाब दीजिए। अंजना जी, नीतीश कुमार जी के काम के तीरों ने लालटेन की लौ को ऐसा बुझा दिया है कि इनको नीतीश कुमार जी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ईडी सीबीआई के दरवाजे पे नहीं मिले। कंचना जी चिंता मत कीजिए, लालू जी से भेंट वहां नहीं होगा। नीतीश कुमार जी जनता के बीच में जा रहे हैं अपनी योजनाओं के साथ में। और आपने देखा कि हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी जिनको भी टिकट बांटा, वहां पे किसी ने लौटाने का फरमान नहीं जारी किया, जो आपके यहाँ चल रहा है। आप नहीं देख पा रही क्योंकि आपकी लालटेन की लौ बुझ चुकी है। दूसरी बात, मुझे चिंता हो रही है कांग्रेस और आरजेडी की प्रवक्ताओं के साथ में। इनको हमारे यहाँ बैठे एमएलए दिख रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ रूठे हुए कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। आप बताइए, कहते हैं कि नॉमिनेशन बैक लेंगे, कौन लेगा, कौन पीछे जाएगा? आखिर लड़ाई तो यहाँ पे है। मुझे तो ये जानना है कंचना जी से कि क्या कंचना जी गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके यहाँ? अगर हो रहा है तो आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर चुनाव लड़ भी लेंगे तो जीतेंगे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन नेता कौन है अभी तक नहीं बताइए। और नियत क्या है आपकी? क्या जैसा कि आपने आपके लालू प्रसाद यादव जी ने नौकरी के बदले जमीन ली, वैसे ही आप यहाँ का फरमान होगा कि नौकरी के बदले जमीन हम ले लेंगे। अब अगर मौका आपको मिलेगा तो आप कांग्रेस की जमीन हथियार लेंगे, जैसा कि आपने अपने सहयोगी दलों के साथ में किया है। तो नीतीश कुमार जी आपको मिलेंगे, 14 नवंबर को भी मिलेंगे, वोटों की गिनती में मिलेंगे। यही है ना अनुप्रिया जी, सुनिए ना अनुप्रिया जी, अगर नीतीश बाबू इतना ही काम किए हैं, नीतीश जी ये किए हैं, नीतीश जी वो किए हैं, तो फिर योगी जी आके बुर्का काहे ला रहे हैं? हाँ, 1 मिनट, इसलिए आया क्योंकि आपने देखा होगा कि सहयोगी दल जो है विपक्ष का,
वो उत्तर प्रदेश से कह रहा है, उसको चिंता हो रही है मुस्लिम बहनों की। बिहार की मुस्लिम बहनों की चिंता नीतीश कुमार जी ने उतनी ही की जितनी हिंदू बहनों की है। तो बिहार में उन्होंने जो एक फरमान यहाँ पे भंग करने का प्रयास किया, धार्मिक रंग देने का प्रयास किया, यह सपा ने किया था। अंजना जी, आप गौर फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी पर्दा में होंगे, जो भी घूंघट में होंगे, उनके आइडेंटिटी हम वेरीफाई करेंगे। हमने कभी भी हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार जी के कामों ने इनकी चिंता बढ़ा दी है। तो अब हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करें। ठीक है, जल्दी से वारिस पठान जी कमेंट जल्दी से, उसके बाद मैं जा रही हूँ। हो गया शहजाद जी, दवा लग गई, अब दवा नीचे कर लीजिए। हमने तो अंजना जी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना दिया है। तीसरा मोर्चा आजाद समाज पार्टी के जो कांशीराम जी उनके साथ और अपना जनता पार्टी मौर्या जी के साथ बना दिया। अब तो फाइट शुरू हो गई है, बैटल स्टार्ट। ये इस तरफ बीजेपी एनडीए, इस तरफ हमारी महागठबंधन है, इनको आपस में लड़ देते तो हमारा देखो आपका कौन सा बैटल है, कौन सा बैटल, कितने सीट पर लड़ रहे हैं? हक की, इंसाफ की, कितने सीट पर लड़ रहे हैं? फिलहाल तो 34 पे दिए, आगे देखो। सीमांचल से बाहर कितनी सीटें हैं? अरे अंजना जी, 4 भी जीत गए तो भी बहुत है, 50 जीत गए तो भी बहुत है, लेकिन वी विल बी द किंग मेकर। हमारे सीमांचल से बाहर कहां लड़ रहे हैं? सर पे पिनाना हमको पता है, किसके सर पे पिनाना, ये ताज हमारे हाथ में रहेगा। बिहार की जनता को तीसरा विकल्प खाली महागठबंधन का वोट काटने के लिए वो कह रहे हैं कि आप लोग वहां पर सीमांचल में लड़ते हैं क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटें खोजते हैं आप लोग दूरबीन से पहले। नहीं, हमने तो हमारे नॉन मुस्लिम को भी दे दिया। जेडीयू ने तो पिछली बार 11 को दिया था, इस बार खाली 4 मुसलमान को दिया। आरजेडी का तो होता पता ठिकाना नहीं है, बीजेपी तो 0 आपने तो शहजाद जी एक को भी नहीं दिया है। आपने तो शहजाद जी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। अंजना, आपने बोला कि वो दवाई, देखो मुकेश सैनी भी डॉक्टर के लिए दिल्ली में आए थे, उनका तो इलाज ठीक से वो नहीं कर पाए महागठबंधन वाले। पर मैं आपको बताऊं, देखो बैसी, बहादुरगंज, रानीगंज, कालगांव, सहरसा, बछवाड़ा, पालीगंज, तरारी, घोसी, वैशाली, यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट भेज दिया है। ये कहीं पर आरजेडी लगाएगी वो स्प्रे, फिर कहीं पर कांग्रेस लगाएगी, कहीं पर सीपीआईएमएल लगाएंगे। फिर तारिक अनवर ने आज ट्वीट किया है, फॉर्मर एमएलए गजानन शाही, मुन्ना शाही लॉस्ट बाय 113 वोट, पर उनका टिकट काटा गया और जो 30,000 वोट से हारे उनको एक और चांस मिला। ये तारिक अनवर बड़े नेता कांग्रेस के, इनके लिए भी एक कंसाइनमेंट डिस्पैच कर दिया है। हमारा अलायंस मिशन विशन वाला, इनका अलायंस कंफ्यूजन, डिवीजन, तुष्टीकरण और केवल अपना अपना एम्बिशन। देखो मैं कह रहा हूं नीतीश जी हमारे चेहरे हैं, साफ है। इनके यहां बोलो तो तेजस्वी चेहरा है, नहीं बोल पाएंगे चरण सापरा, डिबेट निकल जाएगी, नहीं बोल पाएंगे। बताइए बुलवा के, नहीं बुलवाएंगे। देखो पूछो उनसे, आप बोलिए सापरा जी, सीधा कह दीजिए कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री, ये कह दीजिए कि नीतीश कुमार चुनाव सबको दूसरे से सुनना है। क्या अमित शाह ने कहा इस बात को? मौका दो। अमित शाह भी गोल गोल बातें करके गए। अमित शाह भी गोल गोल मान गया ना कि आप गोल गोल बातें करके गए। अनुप्रिया जी कह रहे हैं कि आप लोग मान गए कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं, नीतीश कुमार ही फिर बनेंगे। ये बात नहीं है। मैं ये वैसे तो तेजस्वी जी का नाम लीजिए ना सापरा जी, इतना मुश्किल नहीं है। और नीतीश कुमार साफ है, क्योंकि 20 साल नहीं क्या तो अरे भाई आपने क्या अमित शाह को पूछा? इतना मुश्किल नहीं है। अमित शाह ने कहा कि नया विधायक दल तय करेगा, यही कहा ना, तो नया विधायक दल तय करेगा, यही तो लोकतंत्र में प्रक्रिया यही है ना। ठीक है शहजाद जी, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। लोकतंत्र में प्रक्रिया यही है ना। वो कह रहे हैं कि मिलकर तय करेंगे, वो भी अंजना जी लोकतंत्र की प्रक्रिया। हाँ देखिए, वो तो सारी प्रक्रिया हम जानते हैं। 2009 में मनमोहन सिंह को प्रक्रिया के तहत घोषित किया था क्या? तो तब भी रुक जाते सांसदों के लिए, तब तो घोषित किया था ना। हम साफ कह रहे हैं कि इस चुनाव में हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमने तो एक बार करके दिखाया है। बड़ी पार्टी होने के बाद भी हमने नीतीश जी को सीएम बनाया, ये हमारी कमिटमेंट। पर तेजू भैया को ये डिक्लेयर करेंगे नहीं चेहरे तक के रूप में। और देखिए ये MY फैक्टर में जो है ना अंजना, ये M की चिंता है, Y को तो इन्होंने किनारे कर दिया। Y मतलब यू, M मतलब मी, तो मी की चिंता है, यू को किनारे कर दिया। कंचना जी, यही इनका MY है। कंचना जी, वारिस जी अलग M सुनते हैं वारिस जी और सेंसिटिव हो जाते हैं एकदम। रुकिए वारिस जी, रुकिए, पहले कंचना जी बोले। हाँ शहजाद जी से आपने सवाल पूछा कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने नहीं जवाब दिया। ये यहाँ पर बीजेपी में मुसलमान बस झंडू बाम लगाने के लिए होते हैं, मरहम लगाने के लिए होते हैं, वही लेकर शहजाद जी बैठे हुए हैं। अगली बार ना पट्टी भी लेकर बैठिएगा, ज्यादा चोट लगेगी तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, बुला लेंगे आपको, हमारे गठबंधन में आके मरहम पट्टी कर दीजिएगा। यही स्थान है बीजेपी में मुसलमानों का, ये समझ लीजिए, जीवन भर मरहम पट्टी करते रह जाइएगा दूसरों का। लेकिन बात हम नीतीश कुमार जी की पूछते हैं। हम तो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन। सीएम चेहरा अंजना जी आप ही के मंच पर आकर अखिलेश प्रताप सिंह जी बोल कर गए कि तेजस्वी जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, वही हमारे चेहरे हैं। लेकिन अगर आप सुनना चाहती है तो वह भी सुना, लेकिन नीतीश कुमार
जी कहाँ है? नीतीश कुमार जी के नाम पर सारा काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी रूठ गए, नीतीश ठीक है अनुप्रिया जी, टाइम खत्म हो रहा है, छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे भी कि नीतीश जी, मैं सबसे एक कमेंट ले रही हूँ। नीतीश कुमार जी महिलाओं के हृदय में है और उनके वोट में है। नीतीश कुमार जी बिहार के उस विकास में है जहां आपको दिखता नहीं है, जहां पे आपके नेता नृत्य कर रहे थे वहां थे। वारिस जी जल्दी से वारिस जी जल्दी से कमेंट 2 लाइन का। नहीं, देखिए नीतीश कुमार और बीजेपी और ये लोग आपको सीएम तो बनाना नहीं, आपको खाली खेल बिगाड़ना इधर उधर। नहीं 14% वाला चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 19% वाला मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इसको हम न्याय दिलाने आ रहे हैं, रिश्तेदारी की लड़ाई बिहार का चुनाव जो है वो मुद्दों का चुनाव होगा, वो मोदी का चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक गफलत में न रहे, गिरिराज सिंह ने भी कह दिया है ये चुनाव मुद्दों का होगा, जनता के मुद्दे बोले जाएंगे, जनता के मुद्दों पर जनता वोट करेगी। शहजाद जी देखिए ऐसा है कि बाम लगाने की नौबत तो नहीं आएगी, परंतु आप जो चाहते हैं ना कि कुछ लोग केवल पंचर बिठाते रहे, आपके गठबंधन में इतने पंचर आ गए हैं कि अब मुझे लगता है कि आपके अलायंस वालों को केवल वो पंचर ही बनाने का काम मिलेगा। चलिए इसी के साथ शहजाद जी हल्ला बोल में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।